नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। कोरोना रात में आता है लेकिन रैलियों में नहीं आता। कोरोना रोड पर तो आता है लेकिन राजनीति के रास्तों पर नहीं आता। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। असल में आने वाले नए साल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बुलेट स्पीड ने हर किसी को हैरान यहाँ पर कर दिया है। जिस तरह से मामले आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, अब देश में इस बात पर बहस भी शुरू हो गई है कि क्या 5 राज्यों के चुनाव को टाला जा सकता है। क्या चुनावी टक्कर जिंदगी से बढ़कर है। चुनाव आयोग ने इसे लेकर बैठक तो की, लेकिन बैठक के बाद जो बातें सामने निकल कर आई उसके मुताबिक 5 राज्यों में वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाने को तो कहा गया है, लेकिन चुनाव टल जाएंगे ऐसे कोई संकेत भी नहीं मिल रहे हैं। हालांकि जनवरी के पहले हफ्ते में एक बार फिर बैठक होगी। उसके बाद माना जा रहा है कि रैलियों को लेकर कोई गाइडलाइन आ सकती है। तो 29 दिसंबर को यूपी में सभी डीएम एसपी की बैठक भी होगी। असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से निवेदन किया था कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए चुनाव को टाल दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग का रुख अभी तक साफ है कि चुनाव नहीं टलेंगे। आपको बता दें कि यूपी में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन दिन में धुआंधार रैलियां होने हैं। अगर कल की ही बात करें तो मंगलवार यानी 28 दिसंबर को हरदोई में अमित शाह की विशाल जनसभा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में मेट्रो की सौगात देने के साथ साथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं अखिलेश यादव उन्नाव में अपनी विजय यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं। रैली चाहे बीजेपी की हो या सपा की, चाहे उत्तराखंड की बात करें, 5 राज्यों में चुनावी सभाओं और रैलियों में लोगों के चेहरे से मास्क नदारद है। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं दिखती नहीं है। याद करिए, यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान ही कोरोना की दूसरी लहर गांव-गांव पहुंच गई थी, तो पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई थी। ऐसे में सवाल है कि क्या हम खुद अपने लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। क्या सियासी लोग समझने को तैयार नहीं है कि जान है तो जहान है। क्या चुनाव जीत लेना ही आखिरी मकसद बचा है। आज बात इसी मुद्दे पर। और इस बेहद अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ अरुण शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुमित गोदारा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक हैं। देवेंद्र शास्त्री जी शामिल हैं चर्चा में, राजनीतिक विश्लेषक हैं। भंवर सिंह शेखावत जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है वामदल के, और साथ ही सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत अरुण जी आपसे ही करते हैं। सवाल सबसे अहम यही है, जनता भी जानना चाहती है कि देश में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अगर सवाल पूछा जाए कि देश में भारी क्या है, सियासत है या वायरस है। श्वेता जी देखिए, इसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव हैं वो देखने से ऐसा माना जाता है कि चुनाव आयोग निर्धारित करता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये भी स्पष्ट है कि चुनाव आयोग कितना स्वतंत्र है और कब कब क्लीन चिट बांटते हैं, वो कैसे कैसे एजेंडा तैयार किया जाता है कि किस राज्य में 7 चरण में होगा, किस में 8 में, किसी में 1 ही चरण में होगा। ये सब काफ़ी सलाह सूद के बाद किया जाता है। मैं ये भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ इस अवसर पर कि हमें जानना चाहिए कि ये चुनावों का महिर्षि कौन है। कौन है वो शख्सियत जिसको चुनाव रैलियों का बेहद शौक है। देश ने 16-17 प्रधानमंत्री देखे हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री अकेले ऐसे हैं जो पिछले 7 सालों में करीब 11,000 चुनाव रैलियां कर चुके हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में, जबकि संसद पूरी गति से चल रही थी। और गति से चल क्या रही थी, अवरोध थे, कई रुकावटें थी, मुसीबतें थी, पर प्रधानमंत्री जी ने ये दिन भी चुने चुनाव प्रचार के लिए। धड़ाधड़, मतलब आप देख रहे हैं रैलियां हो रही हैं, बहुत प्रसन्नता से वो बताते हैं कि मन आनंदित हो गया, जितने लोग मैदान में हैं उससे कहीं गुना बाहर हैं। ये हर बार हम उनके मुंह से सुनते हैं जी। अच्छा, हम फिर उसी रूट पे जा रहे हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले, जब ये दूसरी वेव दस्तक दे रही थी, पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ था। हमारे यहाँ वही चुनाव थे 5 राज्यों में, और वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ए दीदी, अरे दीदी, ओ दीदी करते हुए दिखे थे सबको।
उस जल्दबाजी में हम वैक्सीनों का ऑर्डर देना भी भूल गए। 28 अप्रैल को पहला ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया गया, तब तक काफी लेट हो गया था। अरुण जी, आप ये मानते हैं कि सियासत ही भारी है? अभी ओमिक्रॉन है, वायरस लगातार बढ़ रहा है, उससे ज्यादा जरूरी यहाँ पर सियासत नजर आती है, जिस तरह के रैलियों का जिक्र भी आप कर रहे हैं। देखिए, स्थिति तो ऐसी ही लग रही है श्वेता। हालांकि हम एक बार ये गलती कर चुके हैं और अब भी चुनाव आयोग और सरकार को ये तय करना चाहिए। अच्छा, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये बहुत डायनेमिक सिचुएशन है। रोज कोरोना का स्थिति बदलती है, म्यूटेंट बदलते हैं, तो ये डे टू डे मॉनिटर करना पड़ेगा और जैसी स्थिति होगी वैसा। सुमित कोदारा जी, अभी आपने सुना अरुण जी ने क्या कहा। सवाल वही कि अगर वायरस भारी है तो इस पर फोकस करते हुए बाकी चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए, लेकिन क्या चुनाव बेहद जरूरी है, या आपको लगता है कि इसके साथ साथ सरकार एहतियात बरत रही है और वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है? क्या स्थिति है, क्योंकि सवाल इसे लेकर जरूर उठ रहा है। श्वेता जी, पहले तो मैं अरुण जी की बात का कहूंगा कि धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने खुद ने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश में कितने पॉपुलर हैं कि 11,000 सभाएं उन्होंने करी, जैसा वो कह रहे हैं। तो आप देखिए, सभाएं किन की होती है? जिनको जनता चाहती है, जनता आती है। अब इनके नेता तो जाते हैं, वहां सभाएं होती नहीं है। यूपी में देखो, जहां भी जाओ, तो आज राहुल गांधी जयपुर में आए तो सीटें खाली रही, कुर्सियां लगाई। पहली बार ऐसी सभाओं में हमने तो कुर्सियां लगते कभी नहीं देखी। आम जनता तो हमेशा नीचे बैठते आए हैं। तो पर ये इसकी खुद की बात ये स्वीकार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कितने विश्व के नेता हैं, कितनी पूरी भारत की जनता ठीक है, लेकिन सवाल अब दूसरा जवाब मैं श्वेता जी, जो आपने कहा, आप ये बात देखिए कि कोरोना के केसेस में कितनी कमी आई है। भारत में पिछले 24 घंटे में 6,543 केसेस आ रहे हैं। ये मैंने आंकड़ा देखा, और लगातार आप ये 6 और 7 के हजार आंकड़े के बीच में लगातार 15-20 दिन से चल रहा है। तो आप भारत में, पूरे विश्व में आंकड़े कम हो रहे हैं। वैक्सीनेशन 143 करोड़ वैक्सीन हम लगा चुके हैं। इनको तो गणित कुछ पता नहीं है, तो खुद ही विरोध करते थे वैक्सीनेशन का। 143 करोड़ यानी 83 करोड़ फर्स्ट डोज और 60 करोड़ सेकेंड डोज। 94 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया की है, जिसमें लगभग 90% लोगों को फर्स्ट डोज लग गई है। 94 करोड़ एडल्ट पॉपुलेशन है और सेकंड डोज लग गई है। अब राजस्थान में सुनिए श्वेता जी, राजस्थान में 1.25 करोड़ लोग बाकी है जिनको सेकंड डोज बाकी है। उसके जिम्मेवार कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? सुमित गोदारा, देखिए यहाँ पर किसी की कमियां, किसी की तारीफ, मुद्दे पे बात करते हैं सर। ठीक है, आपने कहा कि कर रही है केंद्र सरकार, अच्छी बात है। राज्य सरकार पर आप सवाल उठा रहे हो, ठीक है, वो भी सही है कि आप विपक्ष में होने के नाते बात कर रहे हैं। लेकिन टू द पॉइंट बात है कि जो 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव है, क्या चुनाव पोस्टपोन्ड हो सकते हैं, या आपको लगता है कि चुनाव के साथ साथ एहतियात बरतेगी और केंद्र सरकार इसे लेकर गंभीर है? बिल्कुल श्वेता जी, मैं इस बात पे 2 बात और कहूंगा। पहले तो ये वही राज्य है जहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं हम 15 लाख एक दिन में लगा सकते हैं, तो साहब क्यों नहीं लगा रहे? जिन्होंने 1 करोड़ 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ लोग हैं जिनकी सेकंड डोज बाकी है, आपका वैक्सीन पड़ी है, क्यों नहीं लगा रहे? और दूसरा चुनाव का, तो श्वेता जी हमें जिंदगी को थोड़ा आगे भी बढ़ना पड़ेगा। 2 साल हो गए इस कोरोना महामारी से, जनता आगे भी देख रही है। मैं एक आम नागरिक के नाते बात कर रहा हूँ, जनता चाह रही है कि कोरोना में हमने काफी हद तक कंट्रोल किया है। अच्छा वैक्सीनेशन हमारे देश ने किया, सब राजनीतिक बात अलग रखते हैं। ठीक है, आपने क्या बात की, लेकिन भंवर सिंह जी देखिए, ठीक है, उन्होंने कहा कि एहतियात बरतिए। अब क्योंकि जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट है, लगातार आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हर चीज पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश रहेगी, एहतियात की बात की जाती है, लेकिन रैलियों का क्या? चुनावी रैलियां, इन्हें तो रोका नहीं जा सकता है, और ऐसे में तो कहीं ना कहीं खतरा राजस्थान को भी है। भले राजस्थान में चुनाव नहीं हो रहे हैं तो क्या हुआ? देखिए, पहले भी जब आपने देखा कि सेकंड वेव जब आई थी, तो वो उसके अंदर चुनाव का और नमस्ते ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ था। जब नमस्ते ट्रंप पे लोग काफ़ी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए और इसके साथ साथ चुनाव थे। अभी स्थिति जो चल रही है, मैं आपको बताना चाहूँ, ओमिक्रॉन इतना तेजी से फैल रहा है, अमेरिका जैसा देश उसको संभाल नहीं पा रहा है। रोज उसके पिछले 7 दिन से 1,90,000 केस आ रहे हैं, 1,90,000 लोग। वहाँ बच्चों की 4 गुना तादाद बढ़ गई है, जिनकी उम्र 5 से कम है, 5 साल से कम के बच्चों की तादाद हॉस्पिटलाइजेशन में 4 गुना बढ़ी है। 12 साल तक के और 18 साल तक के बच्चों की जो है तेजी के साथ में बढ़ रही है। अभी जो ये आएगा, ये वेरिएंट ये आ रहा है छोटे बच्चों में। हमारे 18 से 20 साल से नीचे के जितने भी बच्चे हैं, उनमें इससे हर घर बहुत परेशान होगा। हमारा देश वो देश है जब आग लगती है तो कुएं खोदने की काम करती है आपको लगता है अभी भी गंभीर नहीं है? अभी कोई सरकार गंभीर है नहीं, ये आग लगने पर कुआं खोदने की बात कर रहे हैं। विधायक जी बैठे, इनको चिंता नहीं है। ओमिक्रॉन से अमेरिका नहीं में अभी तक 27 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं, 53 लाख लोगों की मौत हो चुकी है 22 दिसंबर तक, और अमेरिका जैसा देश उससे निपटने में अभी सक्षम नहीं है। जहां
की मेडिकल सुविधाएं हमारे से बहुत ज्यादा अच्छी है, अभी ये गिन रहे हैं, लेकिन जब ये हवा में फैलेगा ये वेरिएंट जो है, ये बहुत, आपको पता पिछले 1 महीने में एक देश से 30 दिन में 100 देशों में जा चुका है ये। एक माह पहले ये एक देश में था, आज तो जो है 100 देश में पहुंच चुका है। ये वेरिएंट जब इन चीजों के जरिए आम सभाओं में आप यूपी में पाबंदी लगा रहे हैं, 200 लोग से ज्यादा खाना नहीं करेंगे, लेकिन 2 लाख लोग प्रधानमंत्री की सभा में मौजूद हो सकते हैं, उसके लिए अनुमति है। तो ये कौन सा देश है, कौन से कानून है? रात को जो है मेरे ख्याल से ओमिक्रॉन जागेगा, रात को कोरोना जागेगा और दिन में वो आजादी से देवेंद्र शास्त्री, यही बात समझ नहीं आती। अगर गाइडलाइन कुछ बनाई जाती है और सख्ती से पालना की बात कही जाती है, तो आप कुछ चीजों में सख्ती बरत रहे हो और कुछ चीजों में बिल्कुल फ्री छोड़कर रखा हुआ, जिसमें रैलियां हैं, लाखों लोग इकट्ठा होंगे, तो वहां ज्यादा संक्रमित लोगों के होने के चांसेस रहेंगे, या फिर शादी समारोह में? क्योंकि शादियां जब होती है तो लोग सवाल ये जरूर उठाते हैं कि इसी वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं। देखिए श्वेता जी, 2 चीज़ें अभी भारतीय राजनीति में बड़ी स्पष्ट हो गई हैं कि एक तो जो हमारी एजेंसीज हैं, अब यहाँ पर 2 एजेंसी महत्वपूर्ण है, एक तो इलेक्शन कमीशन और दूसरा कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। जब ये कोई अपने डायरेक्शन देती है या कोई प्लानिंग करती है, आप चुनाव आयोग को ही ले लीजिए, अगर चुनाव आयोग कोई इस ओमिक्रॉन वायरस के दौरान अगर चुनाव कराना चाहती है तो उसको एक स्पष्ट गाइडलाइन होनी चाहिए थी। अब ये हाईकोर्ट का मसला क्यों उठना चाहिए था कि अभी चुनाव टाले जाएं? भाई साथ के साथ आप रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, उसके ऊपर ना हाईकोर्ट बोल रही है और ना इलेक्शन कमीशन ने कोई डायरेक्शन दिया, जबकि इस पे स्पष्ट होना चाहिए था कि हम रैली नहीं करेंगे, रैली करेंगे तो उसकी ये कंडीशंस होंगी, या फिर बिना रैली के चुनाव प्रचार होगा। ये सब गाइडलाइन कहीं से आई नहीं। कारण क्या है कि इलेक्शन कमीशन और कोर्ट दोनों की निष्पक्षता शक के दायरे में है, और ये माना जाता है, यहाँ पर एक जनरल परसेप्शन ये बन गया है कि ये सब जो है रूलिंग पार्टी जो सेंटर में बैठी हुई है उसकी सुविधाओं के हिसाब से ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये इस पर कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन दोनों को सोचना चाहिए कि जब रैली इस कदर हो रही हैं, सारी पार्टियों को आपने अनुमति दे रखी है और कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके बाद इलेक्शन टालने का क्या मतलब हुआ? इलेक्शन टालना तो मजाक है। फिर उसके बाद जब आपने वायरस को फैलने के लिए सभाएं और रैलियां करने की अनुमति दे दी, इजाजत दे दी, उसके बाद इलेक्शन कराने में क्या, कौन सा वायरस फैलेगा अगर इनसे नहीं फैलता है तो मुझे लग रहा है कि इस पर गंभीरता से अगर हाईकोर्ट विचार कर रहा है तो ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले रैलियां रोकी जाएं और उसके बाद इलेक्शन वोटिंग के राइट को, अब देखिए उसमें भी एक ये है कि विधानसभा का अपना कार्यकाल है और उसके दौरान उसको डेमोक्रेटिक राइट जो है जनता को मिलना चाहिए। और ये वायरस आज का वायरस नहीं है, ये वायरस बरसों से यहाँ पर मौजूद है और इसके वेरिएंट बदलते जाते हैं और आगे आने वाले समय में ये वायरस खत्म नहीं होने वाला है, दुनिया चलेगी और जिंदगी भी चलेगी। तो इसलिए एक स्पष्ट गाइडलाइन आनी चाहिए कि भीड़ किसी भी तरह की रैली और सभाओं को अलाउ नहीं करेंगे, इलेक्शन की प्रोसेस उसकी पालना हो। फिर वो ऐसा नहीं हो कि आप फ्लेक्सिबल कर दो कि अगर इलेक्शन है तो इसमें चल जाएगा, बाकी चीजों में आप सख्ती बरतो। सुधांशु माथुर जी, आपने सभी को सुना, सबने अपनी बात रखी इससे लेकर, लेकिन एक अहम बात यह कि देश के नाम संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी होता है। यहाँ पर 15 से 18 साल के बच्चों को, युवाओं को डोज लगने की बात कही जाती है, इन तैयारियां वैसे भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शंस भी है। आपको लगता है जिस हिसाब से रैली हो रही है, 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियां हो रही है, पोस्टपोन होने के चांसेस तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्या उतनी गंभीर सरकार है, क्या उतना एहतियात बरता जा रहा है जितना जरूरी है इस संक्रमण को रोकने के लिए? निश्चित आप बिल्कुल सही करेंगे। जैसे मेरे साथी ने कहा कि कुछ चीज़ों के अंदर हार्ड जो गाइडलाइन है वो तैयार होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए जब चुनाव आता है तो चुनाव में सबसे ज़्यादा भाग कौन लेता है? आम जन लेता है। नेता या पार्टियां उनको उद्वेलित करती हैं कि वो निकलें और उनके पक्ष में मतदान करें या उनकी बात को या उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। अब अगर हम बात करते हैं कि पिछले 2 साल से जिस तरह से कोरोना और उसके नए नए वेरिएंट ने आम जन को जो है जकड़ रखा है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि हम
खुद एक जो है सेल्फ जो है वो कॉग्निजेंस लें और उससे बचने की कोशिश करें। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि आम जो नागरिक होता है उसके जीवन में कई तरह के नशे होते हैं और सबसे बड़ा जो नशा है वो राजनीति का नशा है। अगर राजनीति का नशा किसी के सिर चढ़ गया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो आदमी इस एडिक्शन से बाहर नहीं आ सकता है। आप जो रैलियों में भीड़ देखते हैं वो एक एडिक्शन है और जो राजनीतिक दल है वो उस एडिक्शन का एडवांटेज लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्योंकि आज की तारीख में जो राजनीति है वो नंबर्स पे टिकी हुई है। भीड़ कितनी है उसके ऊपर रैली की सफलता और असफलता की जो है वो बातचीत होती है। रैली के अंदर नेता ने क्या बात कही, कितने कंटेंट के साथ बात कही, आम जन या देश के लिए वो बात कितनी सटीक बैठती है, आज वो पैमाना खत्म हो चुका है। भीड़ कितनी है जैसे हम देखते हैं आमतौर पर अखबारों में देखें चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखें कि इतनी भीड़ थी, इतने लाख की भीड़ थी, तो मतलब रैली सफल है। मुझे लगता है सफलता असफलता रैली की इसी पर टिकी हुई है कि आखिर कितनी गैदरिंग यहाँ पर हो रही है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि अगर 2 साल से आम आदमी एक महामारी से पीड़ित है तो ये जितनी भी एजेंसी है उन सबकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे राजनीतिक दल हो या दूसरी और एजेंसियां जो इन सब के अंदर भागीदारी निभाती हैं, कि कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा खींचनी बेहद जरूरी है। अगर लक्ष्मण रेखा नहीं खींची तो हमने बंगाल के अंदर देखा, हमने बाकी के चुनावों के अंदर देखा, जब राजनीतिक दलों की सफलता असफलता की बात होती है तब जो है वो किसी भी तरह की महामारी सामने आती है, लेकिन उसके बिना जो है वो कोई राजनीतिक पैमाना मुझे नजर नहीं आता। मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि अगर चुनाव आयोग चाहता है कि चुनाव हो तो जैसे कि सर ने कहा कि एक गाइडलाइन, एक हार्ड लाइन खींचनी बेहद जरूरी है कि रैलियां बंद होनी चाहिए। अगर रैली हो रही है तो उसकी फिर संख्या निर्धारित होनी चाहिए। क्योंकि जब सेकेंड लॉकडाउन था उस समय भी कुछ उपचुनाव हुए थे, तब सभी राजनीतिक दलों ने ऑनलाइन जो है रैलियां करी थी, वर्चुअल रैलियां करी थी और उसके अंदर भी जो सफलता और असफलता मिली। बिल्कुल। सुमित गोदारा जी, अभी आपने सुधांशु जी ने कहा और बेहद अहम बात है, देखिए ये भी तो पॉसिबिलिटी है, आपको रैली करना है, संबोधित करना है और आजकल तो मीडिया के माध्यम से हर एक बात, सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात पहुंचती है, तो फिर ऐसे में आपको नहीं लगता कि गाइडलाइन के तहत रैलियों के लिए भी कुछ सख्ती बरतने की जरूरत होनी चाहिए? श्वेता जी, सबसे बड़ी सख्ती तो ये होनी चाहिए कि सबको वैक्सीन लगे और राज्यों को जिस तरह जिन्होंने डोजेस नहीं लगाई उस पर सरकार सख्त हो। पहले तो हम ये कह रहे थे कि देश में वैक्सीन नहीं है, कांग्रेस के लोग कह रहे थे वैक्सीन लगातार। आज देखिए 16 जनवरी को वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और आज हम 27 दिसंबर को 143 करोड़ वैक्सीन लगा चुके हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन सुमित गोदारा जी, जो वैक्सीनेटेड है वो भी संक्रमित हो रहे हैं, जो वैक्सीनेटेड है वो भी संक्रमित हो रहे हैं, तो सिर्फ वैक्सीनेशन के भरोसे तो नहीं रहा जा सकता कि आप रैलियां करो, लाखों लोग इकट्ठे हो और इसका क्योंकि वैक्सीनेटेड है इसलिए सब ठीक है। वैक्सीन की लाइफ 6 महीने है, आर्मी के लोगों को हर 6 महीने वैक्सीन लगती है, ये कोई ताज जिंदगी का इलाज नहीं हो गया कोई। ये 6 महीने बाद में आपको डोज देना ही पड़ेगा बदल के। आर्मी को दे रही है भारत सरकार, हर 6 महीने में फौजी को वैक्सीनेशन करना की प्रशंसा कर रहे थे, आपका क्या है? आप तो किसकी प्रशंसा करो, बस अपने देश से। प्रशंसा नहीं कर रहे, लोगों को बचाओ भाई और कुछ नहीं कर रहे। जिन्होंने अपने लोगों को खोया है वो जानते हैं दर्द, जिसका बेटा मरता है ना वो जानता है दर्द क्या होता है। भाई साहब, आप बैठे बैठे भाषण देते हो खाली। आपको आप ये ना कि ये गर्व होना चाहिए हमें कि 143 करोड़ वो गर्व है, लेकिन अभी भी जो हालत है वो 6 महीने काम करती है वैक्सीन। 15 से 18 6 महीने से ज्यादा इसकी लाइफ नहीं है भाई। वैक्सीनेशन प्रोग्राम और जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली वो पीड़ित हो रहे हैं। शुरू करा है। अरुण शर्मा जी, क्या आपको नहीं लगता है कि इसके लिए भी सख्ती होनी चाहिए रैलियों के लिए? सिर्फ वैक्सीनेशन ही इलाज है ये तो नहीं कह सकते। अरुण जी, सिर्फ वैक्सीनेशन ही इलाज और इसी भरोसे रह जाना और रैलियां करना, क्या ये आपको लगता है कि सही है? देखिए, वैक्सीनेशन एक प्राथमिकता है, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें जनता का भी बहुत बड़ा हाथ है। जब तक वो ठीक ठाक डरती नहीं है, अपने हिंदुस्तानी आदमी के डीएनए में है। अभी जैसे थोड़ी स्थिति ठीक थी तो सब लोग स्लो डाउन हो गए, लोगों को लगा जरूरत नहीं है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज प्राथमिकता है, बूस्टर डोज प्राथमिकता है, वो जरूर पूरी होनी चाहिए। लेकिन चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है ये अब भी सोचने वाली बात है। और मैंने जैसे पहले कहा कि ये स्थिति जो है कोरोना की लगभग रोज बदलती है, तो हमको इसको बड़ा क्लोजली देखना है। अगर जरा भी खतरा और पदचाप सुनाई दे
तो हमें ये रैली वगैरह पे बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होनी चाहिए। ये शौक थोड़ा कम होना चाहिए कि मैं 2-2 लाख लोगों की रैली करूं और लोगों की जान से खेल नहीं होगा, लोगों की जान से खेल नहीं होगा अगर इतनी ज्यादा लोग आएंगे और कहीं भी संक्रमण फैलता रहा तो बिल्कुल संबोधित कर रहे थे, वो आम सभाओं में क्यों जा रहे हैं? सुधांशु जी कर सकते हैं, देश में साधन उपलब्ध है। बिल्कुल सुधांशु जी, लेकिन एक अहम बात जरूर है, हम चुनाव चीन जाओ, चीन में रखो बात ये। ठीक है सुमित जी। सुधांशु जी सवाल आपसे है कि हम ये भी कर सकते हैं। भंवर सिंह जी 1 मिनट। सुधांशु जी सवाल ये कि हम ये तो कह रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है, वहां रैलियां हो रही हैं, गैदरिंग हो रही हैं, वहां संक्रमण के चांसेस ज्यादा, लेकिन राजस्थान को भी कहीं ना कहीं आप खतरा मानते हैं? इतने नेता हैं यहाँ से, वो जा रहे हैं वहां पर, जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं इन चुनावी राज्यों में, और ऐसे में तो राजस्थान भी खतरे में ही है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं श्वेता कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आप देखिए जितने जो राज्य हैं उनके अंदर राजस्थान के जो नेता हैं, वो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या दूसरे जो राजनीतिक दलों के हो, वो सब वहां पर पूरी तरह से भागीदारी निभा रहे हैं। हम देखें कि उत्तराखंड के अंदर चुनाव राजस्थान के जो नेता हैं उनके पास है, यूपी में कमान जो है राजस्थान के नेताओं के पास है, गुजरात में कमान राजस्थान के नेताओं के पास है। तो ये एक बहुत ही एक सिंपल सी बात, एक साधारण सी बात है कि जब यहाँ के नेता वहाँ के चुनाव की कमान संभालेंगे तो उन्हीं पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी अच्छी मात्रा के अंदर वहां जाएंगे और अपने नेताओं का और अपनी पार्टी का वहां पर सहयोग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब चुनाव खत्म होने के बाद वो वापस अपने गृह राज्य में आएंगे, अपने गृह जिलों में आएंगे, अपने गांव में, गलियों में, मोहल्लों में आएंगे, तो इसमें जो है एक संभावना ये बढ़ती है कि क्या वो जब लौटेंगे तो संक्रमण साथ में लेके लौटेंगे। क्योंकि हमने सेकंड जो लॉकडाउन से पहले की स्थिति देखी कि लोग बंगाल के चुनाव में खूब अच्छे से गए और जब लौटे तो पूरे देश के अंदर एक विस्फोट हुआ, जो बंगाल को कहा जा रहा था दोबारा कि ना है, ये कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, दिन में रैली हो रही है, रात में नाइट कर्फ्यू लग रहा है, इससे होगा क्या? कोशिशें जरूर की जा रही है, लेकिन राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, ताकि राज्यवार ही सही अगर जिम्मेदारी समझी जाए तो लोग वैक्सीनेट होंगे तो बच सकेंगे इस वायरस से। दूसरी तरफ केंद्र को भी सख्ती लानी होगी, गाइडलाइन की पालना यहाँ पर करवानी होगी, जो कि पूरे राज्य में लागू हो, ना कि 5 राज्यों के में जहां चुनाव है वहां पर लिबर्टी दी जाए और बाकी राज्यों में सख्ती की जाए। क्योंकि कहीं भी अगर विस्फोट होता है कोरोना का और लगातार अगर वायरस के मामले बढ़ते जाएंगे तो ये पूरे देश को अपनी इज्जत में लेगा, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सबसे बड़ी बात ये कि बीता वक्त जो लोगों ने देखा है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, वो दोहराया जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत बुरा वक्त था, कोई देखना नहीं चाहेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आज ही सख्ती की जाए और आज से ही पालना की जाए। चलिए, इसके साथ हमें दीजिए इजाजत।